Okay, let us start. Today we will discuss a very important topic, MIES. Okay. हर बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है. इसमें MIES या एक और वर्ड है HMIS. ठीक है, इन दोनों वर्ड्स के बारे में आज के लेक्चर में जानेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले जो MIES है वो जानने से पहले एक सिंपल इन्फॉर्मेशन आपको जाननी है. वो इन्फॉर्मेशन क्या है? वो इन्फॉर्मेशन ही है. ठीक है ना, कि इन्फॉर्मेशन होती क्या है. इन्फॉर्मेशन इज डिफाइंड एज द डाटा दैट हैव बीन पुट इनटू अ मीनिंगफुल एंड यूजफुल कॉन्टेक्स्ट एंड कम्युनिकेटेड टू द रेसिपिएंट हु यूजेज इट टू मेक डिसीजन. ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन है वो एक प्रकार का प्रोसेस्ड डेटा है. ठीक है ना, डेटा क्या है? कोई भी इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट कर ली. ठीक है ना, कोई भी जानकारी हमने प्राप्त की, डाटा कलेक्ट किया ड्यूरिंग जैसे सर्वे वगैरह, बट वो जो डेटा है जब तक वो रहा है तब तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं कहलाती है. ठीक है ना, अब इस डेटा को हम प्रोसेस करते हैं और उसका कोई यूज़फुल मीनिंग बना देते हैं ताकि जिसको हम वो डेटा पहुंचाएंगे वो उसको तुरंत समझ सके, तो उसको हम इन्फॉर्मेशन कहेंगे. ठीक है ना, तो जो डेटा होता है वो नॉर्मली रॉ होता है और जब हम इसको प्रोसेस कर लेते हैं, समझने योग्य बना लेते हैं, तब उसको हम क्या कहते हैं? इन्फॉर्मेशन कहते हैं. ठीक है ना, तो इन्फॉर्मेशन जो है वो नॉर्मली डिसीजन मेकिंग के लिए काम आती है. Information involves the communication and reception of intelligence or knowledge. जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी वो हमारी एक प्रकार से नॉलेज को बढ़ाती है, जो भी रेसिपी. ठीक है ना, तो नॉर्मली जैसे आप लोग हेल्थ टॉक्स देते हैं, है ना, तो पहले अपने डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको सही तरीके से अपने फॉर्मेट में बनाते हैं और फिर आप उसको इंफॉर्मेशन के रूप में जो रेसिपिएंट होती है, आम जनता होती है, उसको देते हैं. ठीक है ना, तब वो उनके लिए यूज़फुल होती है. अलग अलग वैसे ही डाटा वहाँ हो तो वो उनके लिए कोई भी काम की नहीं होगी. ठीक है, तो ये हो गई हमारा इन्फॉर्मेशन. अब दूसरा पॉइंट आता है इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है. ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम एक प्रकार का, ये मान के चलो कि ऐसा सिस्टम है, डेवलप किया गया है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन को सूचनाओं का एक इस हिसाब से तंत्र या सिस्टम बनाया गया है जो जब भी सूचना आएगी उसको हायर अथॉरिटी को पहुंचाएगी और हायर अथॉरिटी उसका यूज़ करके और वापस अपना प्लान तैयार करेगी कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, या अपने कॉन्टेक्स्ट में समझें तो हमारा जो हॉस्पिटल है या हमारा जो सेंटर है वो कैसे रन कर रहा है या करना है. ठीक है ना, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम अ सेट ऑफ सीरीज और इवेंट्स और एक्टिविटीज़ to provide the processed data to the individual managers, means higher authorities, at various levels of functional areas. तो वो जो हमारी सूचनाएं हैं वो सीरीज ऑफ इवेंट्स है. इवन ये मान के चल सकते हैं सीरीज ऑफ इंफॉर्मेशंस हैं. हर प्रकार की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बार बार हम हमारी हायर अथॉरिटी को पहुंचाना और हायर अथॉरिटी उसका एनालिसिस करके और उसको आगे प्लान बना के काम करने में यूज़ करे, तो उसको हम इंफॉर्मेशन सिस्टम कहेंगे. ठीक है ना, तो एक प्रकार का वो साइकिल बन जाता है कि हमने वो इंफॉर्मेशन ली, आगे पहुंचाई, वहाँ से उन्होंने एनालाइज करके हमें काम करने के लिए आगे प्लान बना के दे दिया. ठीक है ना, तो ये जो लोअर लेवल से हायर लेवल तक और हायर लेवल से फिर वापस लोअर लेवल तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन में जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं. और ये किसी भी इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है या ज़रूरी है. द टर्म इंफॉर्मेशन सिस्टम यूजुअली रेफर्स टू द कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. पुराने टाइम में जब कंप्यूटर्स नहीं होते थे तब हम इसको एक प्रकार का इंफॉर्मेशन सिस्टम कह सकते थे, बट आजकल एक प्रकार से ये सारा कंप्यूटराइज्ड हो गया है या ऑनलाइन हो गया है, तो ये एडवांस इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसको हम MIES भी कह सकते हैं. तो जो वर्ड
MIES जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या है, वो इसी का ही एडवांस रूप है जिसमें सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन है, सिस्टम है, वो ऑनलाइन है या यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स है, तब हम उसको MIES या MIS कहेंगे। ठीक है ना। MIS का मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है ना, या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड इवेल्युएशन सिस्टम, दोनों में से कोई भी वर्ड आए उसका मतलब सेम है। अब मैनेजमेंट जो वर्ड लग गया उसका मतलब ये हुआ कि मेनली इस सिस्टम का या इस इंफॉर्मेशन का यूज़ कौन करेगा, जो मैनेजर्स हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उस इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन के, इसलिए इसको हम कहते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड इवेल्युएशन सिस्टम। ठीक है। तो ये है क्या चीज़, ये एक सेट ऑफ सीरीज है, इवेंट्स है या एक्टिविटीज़ हैं थ्रू विच द डाटा आर प्रोसेस्ड इनटू इंफॉर्मेशन एंड अवेलेबल टू द इंडिविजुअल मैनेजर्स। वो इमीडिएटली जो भी हम डाटा प्रोसेस करते हैं सिस्टम या कंप्यूटर्स के द्वारा, वो तुरंत अवेलेबल होते हैं टू द मैनेजर्स और वो उसको देख सकते हैं। और ये मैनेजर्स वेरियस लेवल के हो सकते हैं, ठीक है ना, लोअर लेवल के, मिडिल लेवल के, फिर हायर लेवल के, वो सब लोग उस इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं और उसको इवेल्युएशन कर सकते हैं उसके द्वारा जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो ये सारा हो गया हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन इवेल्युएशन सिस्टम। ठीक है ना। और आज की डेट में ये पूरा का पूरा ही कंप्यूटराइज्ड है या ऑनलाइन है। ठीक है। और ये जो MIES है ये हर सेक्टर के लिए है, नॉट ओनली हेल्थ, इवन एग्रीकल्चर सेक्टर देख लो, साइंस का सेक्टर देख लो, सब जगह, एजुकेशन सेक्टर देख लो, सब जगह ये MIES के रूप में काम आता है। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MIES, कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, क्या लक्षण होंगे उसके, यानी उसे क्या क्या होने वाला है, तो उसमें सबसे पहले आता है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम कलेक्ट, रिकॉर्ड, स्टोर एंड प्रोसेस एंड रिट्राइव डाटा एज पर द नीड ऑफ यूज़र। ये सारे के सारे पॉइंट्स उसमें शामिल होते हैं। क्या क्या, नंबर 1 डाटा कलेक्शन, उसको फिर रिकॉर्डिंग करना, उसको स्टोर करना कंप्यूटर में, उसको प्रोसेस करना, ये तो कंप्यूटर ही करेगा, और एज पर नीड उसको रिट्राइव करना। रिट्राइव करने का मतलब कि जो प्रोसेस हो चुका है उसको देखना, ठीक है ना, दोबारा से। और ये देखेगा कौन, नॉर्मली हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो देखते हैं, बाकी हम लोग भी देख सकते हैं एज पर नीड। तो ये जो सिस्टम होता है वो हमारा MIES के अंदर होता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ डिज़ाइन स्पेसिफिकली फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है ना। तो अलग अलग प्रकार के मॉड्यूल्स होते हैं जो अलग अलग लेवल के मैनेजर्स के लिए होते हैं। ठीक है ना। जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मिडिल लेवल मैनेजर देख सकते हैं, सारी नहीं देख सकते। उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होंगी जो हायर लेवल वाले जो है वो देख सकते हैं, हर चीज़ वो देख सकते हैं। ठीक है ना। बजट वगैरह भी वो देख सकते हैं, कितनी किस कर्मचारी की सैलरी कितनी जा रही है वो देख सकते हैं, बट वो नीचे वाले नहीं देख सकते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग तरीके से डिज़ाइन किया जाता है एक ही सिस्टम कि अलग अलग मैनेजर उसको अलग अलग रूप में देख सकें। ठीक है ना। आप अगर देखना चाहोगे तो कुछ फीचर्स देख पाओगे, जो आपके सीनियर्स हैं वो और ज़्यादा चीज़ें उसमें देख पाएंगे, और कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर होंगे जो इवन एज पर नीड उसमें चेंजेस भी कर पाएंगे। ठीक है ना। तो एडिटिंग भी कर पाएंगे, तो वो फैसिलिटी आपके पास नहीं होगी। ये इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम। अच्छा, ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है इट इन्वॉल्व्स लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है ना। जो भी हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर सिस्टम में, उसमें जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसके हिसाब से उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे पुराने टाइम में जो इनिशियल स्टेज पे जो बने थे उसमें इंटरनेट का यूज़ नहीं होता था, स्पेशल सॉफ्टवेयर्स होते थे जिसमें सूचनाएं स्टोर हो जाती थी, वो बाद में सीनियर्स के पास जाती थी। बट आजकल जब से और आगे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है तो डायरेक्ट ऑनलाइन है, आपने डाला इधर डाटा, तुरंत इन्फॉर्मेशन पहुंच गई हायर अथॉरिटीज़ के पास। ठीक है ना। तो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता रहेगा ये उसमें एडिंग होती रहेगी। ठीक है ना। आजकल AI का यूज़ भी हो रहा है। ठीक है ना। तो जो भी डाटा बनते हैं उस डाटा को प्रोसेसन, एनालाइज सब ये करके और डायरेक्ट उसको बता देती है एडमिनिस्ट्रेटर को कि क्या क्या करना है, तो वो AI का यूज़ हो गया ना। तो ये सारा हमारा सिस्टम रहेगा। उसके बाद आता है
कि इंफॉर्मेशन सिस्टम इज इंटीग्रेटेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस। ठीक है ना, जो भी डेटाबेस होता है उसके साथ इंटीग्रेट किया जाता है। अभी डेटाबेस क्या होता है उसको हम आगे स्लाइड में देखेंगे, है ना। उस अब आता है कि एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ MIES। ये अलग से एलिमेंट के रूप में भी क्वेश्चन आ सकता है और कंपोनेंट के रूप में भी आ सकता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स। तो जो चीज़ें हम MIES में यूज़ करेंगे वो सारी उसके एलिमेंट्स कहलाते। तो सबसे पहले आता है एलिमेंट में हार्डवेयर। ठीक है ना, जो भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, हार्डवेयर जो हम यूज़ करते हैं वो हमारा क्या होगा, हार्डवेयर होगा। एक कंपोनेंट होगा जिसके अंदर हम डाटा स्टोर कर सकते हैं और एज पर नीड उसको देख भी सकते हैं। ठीक है ना, तो हार्डवेयर इंक्लूड द इक्विपमेंट्स एंड द डिवाइसेज विच आर यूज्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द आउटपुट एक्टिविटी एज वेल एज प्रोसेसिंग। इट इंक्लूड्स कंप्यूटर सिस्टम, इवन लैपटॉप्स, इवन टैबलेट्स और मोबाइल। आजकल आप लोगों ने सुना होगा कि इवन आशा और ये जो फील्ड में काम करते हैं ANM सबको मोबाइल या टैबलेट की सुविधा दी गई है ना, जिसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं। तो ये सारे के सारे जो हार्डवेयर हैं ये हार्डवेयर कहलाएंगे, जो हमारा सूचना को कलेक्ट करते हैं। उसमें हम इनपुट कर सकते हैं, सूचनाओं को डाल सकते हैं, इवन आउटपुट ले सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, और एज पर नीड उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो प्रिंटर भी एक प्रकार का ये हार्डवेयर में ही काम आएगा, और स्कैनर भी। अगर कोई हमें लेटर डायरेक्ट स्कैन करके भेजना है तो स्कैनर के थ्रू हम भेज सकते हैं। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, एनी एप्लीकेशन और प्रोग्राम। ठीक है ना, प्रोग्राम है तो एप्लीकेशन है, जैसे मोबाइल में तो उसको ऐप कह देते हैं और कंप्यूटर में उसको सॉफ्टवेयर कह देते हैं ना। तो ये ऐसी चीज़ होंगी, ऐसे एप्लीकेशंस होंगे जो उस सूचना को लेंगे और उसको प्रोसेस करेंगे। ठीक है ना, तो उस सिस्टम को हम सॉफ्टवेयर कहेंगे। सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है दैट फैसिलिटेट्स द प्रोसेसिंग ऑफ द डाटा। ये आपने डाटा डाल दी, उसको प्रोसेस करके एज ए इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी इजीली। ठीक है ना, तो वो हमारा सॉफ्टवेयर हो गया। सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड मॉडल बेस। ठीक है ना, अब ये क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, जिस पे वो सिस्टम चलता है। हाँ, जैसे विंडोज़ पे ही चलती है, और हमारा जो मोबाइल है वो किस पे चलता है, एंड्रॉयड सिस्टम पे चलता है ना, तो ये सिस्टम है। उसके बाद आती हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब जो सॉफ्टवेयर हम पर्टिकुलर यूज़ कर रहे हैं, ऐप वगैरह जो यूज़ कर रहे हैं ना, वो हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गई। और मॉडल बेस होता है। मॉडल बेस क्या होता है, वो प्रोग्राम जो स्पेसिफिकली हमारे MIES के लिए बनाए गए हैं, जहाँ पर हमें वो इंफॉर्मेशन फीड करनी है। ठीक है ना, जैसे पेशेंट की डिटेल डालनी है तो ऑलरेडी नेम, एड्रेस, वो सब उसमें लिखा हुआ है, उसको हम मॉडल बेस कहेंगे। ठीक है ना, और मॉडल बेस के बाद जो डेटा हम डालेंगे उसको क्या कहेंगे, डेटाबेस कहेंगे। ठीक है ना, डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या है कि वो चीज़ें, वो इंफॉर्मेशन जो रहा है और आप उसके अंदर डाल रहे हैं। जैसे मॉडल बेस पे लिखा हुआ है पेशेंट नेम, अब आप उसमें पेशेंट का नाम फीड कर रहे हैं, वो आपका क्या हो गया, डेटाबेस हो गया। ठीक है ना, तो ये सूचना उसको मीडिया में स्टोर करने के लिए हम डालते हैं। उसके बाद प्रोसीजर आता है। प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर भी एक प्रकार का एलिमेंट है। ये वैसे सॉफ्टवेयर में काम नहीं आता, ये एक प्रकार का हमारे लिए गाइडलाइन होती है। ठीक है ना, कुछ ऐसे PDF फॉर्मेट में या बुकलेट के रूप में हमें दिया जाता है, जो उसका यूज़ करेगा उसमें लिखा होगा कि आपको वो सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करना है, पॉइंट वाइज, है ना, ताकि गलती ना हम करें। तो उसको हम कहेंगे प्रोसीजर। द ऑपरेटिंग प्रोसीजर डॉक्यूमेंट्स सच एज ऑपरेटिंग मैनुअल्स, सिस्टम मैनुअल्स एंड यूज़र मैनुअल्स, उन सबको हम प्रोसीजर कहेंगे। ठीक है ना, इनकी भी ज़रूरत हमें पड़ सकती है, बट एक बार हम सीख गए तो फिर इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। उसके बाद एक लास्ट एलिमेंट आता है ऑपरेटिंग पर्सनल, मतलब वो व्यक्ति जो उसको यूज़ करेगा, जो उसमें डाटा फीड करेगा। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर हो सकता है, और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में देखें तो वेरियस स्टाफ, इवन डॉक्टर्स, नर्सेज, लैब टेक्नीशियन, सब लोग आजकल ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। तो वो सारे क्या हैं, उनको हम ऑपरेटिंग पर्सनल, ठीक है ना। द ट्रेंड पर्सन टू ऑपरेट दिस सिस्टम
आर आल्सो नीडेड इन द मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ये अपने आप तो होगा नहीं, कोई डालेगा तभी तो वो इन्फॉर्मेशन बनेगी, है ना। तो उन सबको हम ऑपरेटिंग पर्सनल कहेंगे। जैसे सिस्टम मैनेजर होता है, सिस्टम एनालिस्ट होते हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, प्रोग्रामर्स होते हैं और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स होते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर जो मतलब उसमें डाटा डाल रहा है, इसमें सारा स्टाफ भी इंक्लूड होगा, ठीक है। ओके, अब एक अलग क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि ये जो सारा सिस्टम है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों हमें ये करना है, ठीक है ना। तो जो हमने अभी तक जो पढ़ा है उसी में से हमारे ऑब्जेक्टिव निकल के आ जाएंगे। जैसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड प्रॉपर इंफॉर्मेशन टू डिसीजन मेकर्स एट वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि वो जो डिसीजन मेकर्स हैं जिनको कोई डिसीजन लेना है हमारी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के लिए, उनको सूचना प्रॉपर मिले, उसके लिए ये सिस्टम ज़रूरी है, ठीक है ना। उनको सूचना ही नहीं होगी तो वो डिसीजन क्या लेंगे, है ना। दूसरा, टू एनहांस कम्युनिकेशन बिटवीन कोवर्कर्स, जो हमारा स्टाफ है उसके में भी इंफॉर्मेशन या कोऑपरेशन बढ़ता है, ठीक है। जैसे मान लो आपने देखा होगा अगर हॉस्पिटल में ये कंप्यूटराइज सिस्टम है तो उसको वर्बली बताने की भी ज़रूरत नहीं होगी। जैसे आपने चार्ज लिया अपनी शिफ्ट का, आप उसमें देखोगे इन्फॉर्मेशन और आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी मेडिसिन दी हुई है और कौन सी अभी देनी है, ठीक है ना। तो एक कम्युनिकेशन बनता है अपने स्टाफ के बीच में, ठीक है। टू ऑटोमेट द रूटीन ऑपरेशन विदाउट ह्यूमन एरर, ठीक है ना। और जो एक्टिविटीज़ होती हैं ऑटोमेटेड होती हैं, ह्यूमन एरर का चांस नहीं होता कि आपने कोई डाटा डाल दिया तो अब कैलकुलेशन तो कंप्यूटर करेगा तो उसमें गलती होने के चांस कम हो जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू असिस्ट मैनेजमेंट इन मेकिंग रूटीन डिसीजन, कि जो हमारे मैनेजमेंट है वो अच्छे डिसीजन रूटीन ले पाती है। एंड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू मेक नॉन रूटीन डिसीजंस, और कई बार अगर नॉन रूटीन डिसीजन लेना पड़े, इमरजेंसी डिसीजन लेना पड़े, तो वो भी मैनेजमेंट बड़े अच्छे तरीके से ले पाती है यदि ये सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है तो, ठीक है। नेक्स्ट, टू सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक गोल्स एंड डायरेक्शंस, तो जो भी एक्टिविटीज़ हमारी करनी है उन सब में सपोर्ट मिलता है मैनेजमेंट को स्पेशली, ठीक है। नेक्स्ट है टू एनहांस जॉब परफॉर्मेंस थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, और हमारा पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी स्टाफ है सबका जॉब परफॉर्मेंस अच्छी होती है, ठीक है ना। क्योंकि जब इंफॉर्मेशन एक ऐसी चीज़ है जो नॉलेज को बढ़ावा देती है, और नॉलेज अगर बढ़ती है तो काम परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है ना। तो ये हर लेवल पे जॉब परफॉर्मेंस होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड द मीन्स थ्रू विच द एक्टिविटीज़ कैन बी मॉनिटर्ड एंड इंफॉर्मेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज एंड इवन क्लाइंट, ठीक है ना। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मॉनिटरिंग भी प्रॉपर होती है और जो सूचनाएं हैं वो हर जगह अवेलेबल होती हैं, चाहे मैनेजर्स हैं, चाहे हम स्टाफ हैं या जो क्लाइंट है। अब हमारा क्लाइंट कौन है? पेशेंट्स। तो पेशेंट्स भी आजकल अपनी इंफॉर्मेशन, सूचनाएं इवन मोबाइल पे या नेट पे, वेबसाइट पे देख सकता है, ठीक है ना। तो ये सब के लिए इम्पोर्टेंट है। अब एक वर्ड आता है HMIS, ठीक है ना। HMIS क्या है? ये एक प्रकार से MIS का ही एक सब डिवीज़न है, ठीक है ना। क्योंकि MIS तो सबके लिए है, बट जब उस सिस्टम को हम हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में यूज़ करते हैं तब उसको नाम दे देते हैं HMIS, ठीक है ना। इसका दो मीनिंग है, क्या क्या? हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, या कभी कभी कह देते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है ना। दोनों ही करेक्ट हैं। क्यों? कि जब हम हॉस्पिटल के लिए यूज़ कर रहे हैं एक पर्टिकुलर के लिए तो वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, और जब हम पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए या स्टेट के लिए यूज़ कर रहे हैं तब हमारा वो हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है ना। डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, मतलब कौन से कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं उस पे इसका अर्थ डिपेंड करेगा। इट इज़ अ डिजिटल फ्रेमवर्क यूज टू कलेक्ट, स्टोर, एनालाइज एंड मैनेज हेल्थ रिलेटेड और हॉस्पिटल रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, एफिशिएंसी एंड पेशेंट केयर, ठीक है ना। तो जब वो सारी सूचनाओं को हम हॉस्पिटल लेवल पे या हेल्थ के संबंध में यूज़ करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं और उसका यूज़ करते हैं, तब हम उसको HMIS कह देते हैं, ठीक है ना। तो MIS और HMIS में डिफरेंस क्लियर समझ आ गया।
ठीक है। तो हम जो इस सिस्टम को यूज़ करेंगे वो HMIS ही कहलाएगा, ठीक है ना। बट एग्ज़ाम में ये MIS के रूप में भी आ सकता है, क्योंकि ब्रॉड जो लेवल है वो ये EMIS है ना, MIS। अच्छा, अब जो HMIS हम यूज़ कर रहे हैं उसके क्या क्या मेन फीचर होंगे? उसके अंदर मेन फीचर होंगे नंबर 1 डेटा कलेक्शन एंड स्टोरेज, ठीक है ना। तो जो भी पेशेंट के रिकॉर्ड होते हैं, सर्विस यूटिलाइजेशन होता है, जैसे पेशेंट आया, आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो अब सब जगह ये सिस्टम अभी लागू नहीं हुआ है, बट प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आपने विजिट किया होगा तो आपको पता लगा होगा कि जैसे ही आप जाते हैं, एडमिशन से लेके हर जगह कंप्यूटर में फीड होता है, जो सर्विसेज दी जाती है कि एक पेशेंट को कौन कौन सी मेडिसिन दी गई, कौन सा इंजेक्शन दिया गया, वो सारा फीड हो जाता है और उसी से ही बिल बन जाते हैं, ठीक है ना। अलग से वो इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है कि उसका पेमेंट कितना होगा, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी जो डाटा है वो सारा उसमें फीड किया जाता है, जिसको हम कहते हैं डाटा कलेक्शन एंड स्टोरेज। दूसरी एक्टिविटी क्या होती है? एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। एनालिसिस नॉर्मली आजकल AI उसमें आ गया है तो वो हो जाता है और रिपोर्ट जनरेट हो जाती हैं जो हायर अथॉरिटी या मैनेजमेंट उसको यूज़ कर सकती है डिसीजन मेकिंग के लिए। और क्या है? रिसोर्स मैनेजमेंट भी होता है। रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? रिसोर्स मेनली कौन कौन से होते हैं? हॉस्पिटल के फील्ड में बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स होगा और मटेरियल रिसोर्स होगा, जिसमें मटेरियल में इंस्ट्रूमेंट्स, मेडिसिन, ठीक है ना, ये हो जाएंगी, और ह्यूमन रिसोर्स में स्टाफ हो जाएगा। तो जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सिंग स्टाफ है, उनका मैनेजमेंट भी इससे हो जाता है। जैसे ड्यूटी किसकी कौन सी है, शिफ्ट मैनेजमेंट स्टाफ का, है ना, ऑफ देने हैं किसी को, तो वो सारा का सारा आजकल ऑनलाइन हो रहा है ना, तो वो भी सारा हमारा इसमें रहेगा। इसके अलावा ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब जो ऑटोमेटिक चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो आजकल ज़्यादातर चीज़ें ये ऑटोमेशन है, एनालिसिस वगैरह अपने आप होता है, ह्यूमन एरर उसके अंदर नहीं होती, ठीक है। तो ये की फीचर है या कोर फीचर है हमारे HMIS के, ठीक है। अच्छा, ये जो HMIS है ये वर्ड कई बार एग्ज़ाम में MIS के रूप में भी आ सकता है, तो MIS आ जाए तो भी आपको ये चीज़ें लिखनी है ना। अच्छा, अब आता है टाइप्स ऑफ HMIS। अब जो हमारा सिस्टम काम करता है उसके अंदर डिफरेंट अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, तो उसको हम टाइप्स ऑफ HMIS भी कहते हैं या मॉड्यूल्स ऑफ HMIS भी कहते हैं। जैसे एक मॉड्यूल ये होगा जो रिसेप्शन पे लगा होगा, है ना, या OPD में लगा होगा, उसको ओपन करके सिस्टम को, उसमें मेन पॉइंट्स होंगे एडमिशन, डिस्चार्ज और अगर ट्रांसमिशन करना, उसको दूसरे वार्ड में शिफ्ट करना है तो हम ये वाला सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, ठीक है ना। तो एक प्रकार से ये मान के चलो कि जो सॉफ्टवेयर हम ओपन करके काम कर रहे हैं उसको हम मॉड्यूल कहते हैं, ठीक है ना। तो एडमिशन वाला मॉड्यूल ओपन कर लिया, ठीक है। और अगर बिलिंग करनी है तो बिलिंग कौन करेंगे? नॉर्मली अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले, तो वो क्या ओपन करेंगे? वो एडमिशन वाला मॉड्यूल ओपन नहीं करेंगे, वो अपना अकाउंटिंग या बिलिंग वाला मॉड्यूल ओपन करेंगे। बट ये सारे कनेक्टेड होंगे, वहाँ से इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि कौन सा पेशेंट कितने दिन रहा था, कितने दिन वो ICU में रहा था, कौन कौन सी उसको मेडिसिन दी गई, वो सब उसके अकाउंटिंग मॉड्यूल में आ जाएगा, ठीक है ना। वहाँ से वो बिल बन जाएंगे। इसी प्रकार एक मॉड्यूल होगा जिसमें एंट्रीज होती हैं पैथोलॉजिकल टेस्ट की, ठीक है ना, पेशेंट की, तो जो डॉक्टर्स होंगे वो इस मॉड्यूल का यूज़ करेंगे अगर टेस्ट लिखने हैं तो, ठीक है। और लैब वाले भी इसी मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। एक एंसिलरी सिस्टम या मॉड्यूल है जो लैब रिपोर्ट्स के लिए होगा, या कोई अदर थेरेपी है तो रिपोर्ट्स भी वहीं पर ही दिख जाएंगी। वैसे आजकल इन दोनों को इंटीग्रेट भी कर दिया गया है, जिससे आप टेस्ट डाल रहे हैं उसी में ही रिपोर्ट भी आ जाती है, ठीक है ना। तो ये सारे लैब से संबंधित मॉड्यूल होंगे, ठीक है। इसके अलावा एक क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन मॉड्यूल होगा, ये हमारा नॉर्मली वार्ड्स के अंदर काम आता है। OPD में इस मॉड्यूल को ओपन करने की जरूरत नहीं है। जब पेशेंट एडमिट हो गया, पेशेंट केयर कौन दे रहा है? या तो डॉक्टर्स जो मेडिसिन लिखेंगे या नर्सेज जो मेडिसिन देंगी। तो यहाँ पर फिर ये क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम यूज़ होता है ना। तो इसमें क्या है, डॉक्टर्स के ऑर्डर जो हैं वो रहेंगे, नर्सिंग के जो नोट्स बनेंगे वो रहेंगे, नर्सिंग जो दवाई दी है
उसकी एंट्री कौन कौन सी कितने बजे दी, कौन सी ड्रिप चल रही है, वो सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मैनुअली की बजाय कंप्यूटराइज वो एंट्री कर देगी। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि जैसे पहले आप नर्सिंग नोट्स बनाते थे तो लिख के और साइन कर देते थे, है ना, यही होता था, तो पता रहता था कि किसने लिखा। अब ऑनलाइन जब फीड कर रहे हैं तो कैसे होगा, कुछ है आइडिया? हाँ, अलग अलग अकाउंट होगा, हर स्टाफ के लिए अलग यूज़र आईडी और पासवर्ड बना होगा, है ना। तो वो जब अपना ओपन करेगी तो पता लग जाएगा कि ये किसने एंट्री की है ना, दूसरे के वो नहीं होगा। देख उसको सब पा रहे हैं पर एडिट अपनी आईडी से ही होगा, है ना, और उसमें उसका विद नेम आ जाएगा कि किसने कर दिया, है ना। तो ये सारा हमारा क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन मॉड्यूल रहेगा, है ना। अच्छा, इसी में से ही ये इवेल्युएशन, इनटेक, आउटपुट, चार्टिंग, जो भी नर्सिंग से संबंधित वहाँ पर चीज़ें हैं वो सब इस मॉड्यूल में रहेंगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा HMIS, ठीक है ना। तो आने वाले समय में जब आप लोग जॉब करेंगे तो ये चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। अच्छा, एक वर्ड और आता है CMIS, ये सुना है, बहुत लेटेस्ट वर्ड है CMIS, मतलब हाँ, क्लिनिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये HMIS का छोटा भाई हो गया, है ना। HMIS तो बड़े बड़े लेवल पे हॉस्पिटल है, और जो डॉक्टर अपने क्लिनिक खोल के बैठे हैं उनके लिए CMIS यूज होता है, जो अपने क्लिनिक का एक मैनेजमेंट कर सकते हैं। उसमें एक ही मॉड्यूल में सारी चीज़ें होती हैं, एडमिशन भी वहीं हो रहा है, लैब के लिए टेस्ट भी वहीं लिख रहे हैं ना, सब कुछ वहीं लिख रहे हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा CMIS। तो कभी प्रैक्टिकल में आपसे पूछ ले कि CMIS क्या होता है तो ये मत कहना कि पढ़ाया ही नहीं, ठीक है ना। तो सारा चीज़ें वही है, बस उसका नाम एज पर यूज़ अलग हो गया। ओके, थैंक यू।